बच्चों गुड मॉर्निंग। 10th क्लास का सेकंड चैप्टर अध्याय 2 बहुपद। आपको ध्यान होगा कल हमने कुछ परिभाषाएं की थी, 5 परिभाषाएं। उसमें एक परिभाषा बहुपद भी थी। मैं आप बच्चों को एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूं कि बहुपद क्या था। बहुपद ऐसा व्यंजक जिसमें चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या हो। इसे समझने के लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था। आज मैं फिर एक उदाहरण देता हूं। 4x² जमा 7x जमा 9। आप ध्यान देंगे तो ये एक व्यंजक है। व्यंजक क्या होते हैं आपको अच्छे से मालूम है, मैंने कल बताया था। पदों को जमा या घटा से आपस में बांध के रखना व्यंजक कहलाता है। यहां पर 3 पद हैं। ये तीनों पद एक दूसरे से बंधे हुए हैं जमा के द्वारा, प्लस के द्वारा। ये एक व्यंजक है, लेकिन इस व्यंजक के सभी पदों में एक खास बात है। क्या खास बात है? इन पदों में जो भी चर मौजूद है उनकी शक्ति एक पूर्ण संख्या है। 2x की शक्ति अगर कुछ नहीं है तो 1, और अगर x ही नहीं है तो मैंने आपको कल समझाया था, इसे हम x की शक्ति 0 लेते हैं, और अगर x के ऊपर कोई शक्ति नहीं है तो इसे 1 लेते हैं। ध्यान से देखें, यहां जितने भी चर हैं उन सब की शक्ति एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार चलती रहती है अनंत तक। अब कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं होगा? तो उसकी कुछ मोटी सी पहचान है। जैसे 4/x जमा x की शक्ति 3 जमा वर्गमूल x जमा x की शक्ति 5/2। ये व्यंजक है। इसमें कितने पद हैं? 4 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। एक काम करते हैं, यहां माइनस का चिन्ह लेते हैं, यहां भी माइनस का चिन्ह लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये व्यंजक है। जब एक या एक से अधिक पदों को जमा या घटा द्वारा एक दूसरे से बांधा हुआ हो तो वह व्यंजक कहलाता है। लेकिन यह व्यंजक तो है, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शर्त क्या है बहुपद के लिए? चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जरा ध्यान करें, चर की शक्ति 5/2 क्या ये पूर्ण संख्या है? जी नहीं। पूर्ण संख्या में कभी भी कोई बटे वाली संख्या नहीं आती। दूसरी बात, ये एक और कारण से बहुपद नहीं है। क्या कारण? चर की शक्ति कभी भी वर्गमूल नहीं हो सकती बहुपद में। और तीसरी बात, कभी भी चर बटे में नीचे नहीं आ सकता, या ये कहें चर किसी भी भिन्न का हर नहीं हो सकता। यहां पर 3 कारण है कि ये व्यंजक बहुपद नहीं है। ध्यान करें, कभी भी अगर किसी चर की शक्ति बटे में मिल जाए, भिन्न के रूप में मिल जाए, तो वो बहुपद नहीं हो सकता। किसी चर की शक्ति वर्गमूल की हो तो भी वो व्यंजक नहीं होगा, और अगर चर हर में हो या बटे में नीचे हो तो भी वो बहुपद नहीं हो सकता। यानी ये व्यंजक तो है लेकिन बहुपद नहीं है। ये बहुपद है।
अब आप बहुपद समझ गए हैं। अब हम अगले स्टेप में आगे बढ़ते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं इसे समझने से पहले हमें एक परिभाषा और आनी चाहिए। और क्या है वो परिभाषा? वो परिभाषा है बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या है? पहली बात ध्यान दें, घात केवल बहुपद की होती है, व्यंजक की नहीं होती। बहुपद होगा तो ही उसकी घात होगी। अब घात क्या होती है तो उसको समझने के लिए पहले मैं उदाहरण देता हूं, फिर परिभाषा लिखते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। पहले आपको मालूम होना चाहिए ये क्या है। बहुत से बच्चे कहेंगे ये व्यंजक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये व्यंजक बहुपद भी है, क्योंकि यहां पर जितने भी दो पद हैं दोनों में चर की शक्ति एक पूर्ण संख्या है, x की शक्ति 2, और इसमें इसके साथ कोई चर नहीं है, कोई x नहीं है, उसे x की शक्ति 0 मानते हैं। यहां पर चर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है तो ध्यान देंगे 2, तो इस बहुपद की घात कितनी मानी जाएगी? 2। बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति बहुपद की घात कहलाती है। तो परिभाषा अब आपको समझ आ गई। बहुपद में चर की सबसे बड़ी शक्ति चर की सबसे बड़ी शक्ति बहुपद की घात कहलाती है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। इसकी घात कितनी है बहुपद की? 2। ये एक बहुपद है क्योंकि सब इसमें जितने भी चर हैं सबकी शक्ति एक पूर्ण संख्या है। या आप इसको आसानी से ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहां पर कोई भी चर ऐसा नहीं है जिसके ऊपर वर्गमूल का निशान हो, या जिसकी शक्ति बटे में हो, या कोई भी चर बटे में नीचे नहीं है। ये तीन अगर चीजें नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि चर की शक्ति पूर्ण संख्या है, यानी ये एक बहुपद है। इसमें 4 पद हैं। चर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? आपको लगता होगा 3, नहीं, जरा अगले पद पे जाएं। चर की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति क्या है? 4। तो इस बहुपद की घात कितनी होती है? 4। अब आप बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे कि बहुपद की घात हम कैसे पता करते हैं। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए। कोई भी बहुपद आपको दिया हुआ है, जैसे ये एक बहुपद है 4x + 3, बहुपद को दर्शाते कैसे हैं? उसको दर्शाया जाता है P, कैपिटल P, बड़े P से, और ब्रैकेट में x। P बहुपद को अंग्रेजी में पॉलिनोमियल बोला जाता है। बहुपद को अंग्रेजी में बोला जाता है पॉलिनोमियल। इसीलिए इसका जब नाम लिखते हैं तो पहला लेटर P उठाते हैं, ये इसका नाम है। और ब्रैकेट में x का मतलब होता है कि इसमें चर कौन है? x। इसे बोलते हैं P(x). कुछ लोग इसे Px भी बोल देते हैं, दोनों ही ठीक है। P(x). याद रहे, बहुपद का नाम आप क्या दे सकते हैं? P(x). जरूरी नहीं है कि आपने P(x) ही देना है, आप इसका नाम Q(t), तो यहां पर आपको
चर कैसा मिलेगा, टी के रूप में मिलेगा। यहां चर का काम कौन कर रहा है, टी, इसीलिए यहां टी आया और इसका नाम क्या हो गया, क्यू। तो बहुपद को कैसे उसका नाम लिखते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो भी उसमें चर का काम करता है उसे ब्रैकेट में अंदर लिखते हैं और उसका नाम कोई भी अक्षर पी, क्यू या जी भी दे सकते हैं। जैसे ये पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ टी, ये बहुपद के नाम हैं। चलिए बहुपद के प्रकार पे चलते हैं। बच्चों बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार इसका मतलब बहुपद कितने तरह का होता है घात के आधार पर। यह शायद आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो एक उदाहरण लेते हैं। एक क्लास में 30 बच्चे हैं। क्लास में एक टीचर आते हैं और वो कहते हैं जिन बच्चों, मैं आज आपके क्लास के 3 ग्रुप में बांटूंगा क्लास को। पहले ग्रुप में वो बच्चे आ जाएं जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं, तो वो एक साइड हो गए। दूसरे ग्रुप में वो बच्चे हैं जिनके मार्क्स 40% से 60% तक हैं, वो बच्चे आ गए। तीसरे ग्रुप में जिन बच्चों के मार्क्स 40% से नीचे है वो आ जाए। तो यहां पर 3 ग्रुप बट गए। जो हमने ग्रुप बांटे उसको बांटने के आधार क्या है, उनके नंबर। 60% से ऊपर वाले पहले ग्रुप में, 40 से 60 वाले दूसरे पे और 40 से नीचे वाले तीसरे ग्रुप में। चलिए एक काम और करते हैं। मैं फिर से क्लास में गया और मैंने कहा कि आज मैं क्लास को 2 उसमें बांटूंगा। एक जिनकी हाइट 5 फुट से बड़ी है और जिनकी हाइट 5 फुट से नीचे है। तो 5 फुट से बड़ी हाइट वाले बच्चे एक साइड हो जाएं और 5 फुट से नीचे वाले बच्चे दूसरी तरफ हो जाएं। इस तरीके से क्लास 2 ग्रुप्स में बट गई, 2 वर्गों में बट गई। और बांटने का आधार क्या था यहां पर, बच्चों की हाइट्स, बच्चों की ऊंचाई। ऐसे ही बहुपद कितने प्रकार का है, हम इसे कितने वर्गों में बांट सकते हैं, तो उसका आधार क्या है, घात। तो मोटे तौर पे बहुपद हमारे पास 3 प्रकार के पढ़ेंगे हम 10वीं कक्षा में। पहली प्रकार हमारे पास रैखिक बहुपद। दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद। और तीसरा प्रकार त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद जिन बहुपद की घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद है। तो इन्हें रैखिक क्यों कहते हैं, एक घात, जैसे इसको द्विघात बहुपद कहा गया, इसको त्रिघात, नाम से ही पता चल रहा है जिन बहुपद की घात 2 है, जिन बहुपद की घात 3 है, तो इसे एक घात बहुपद क्यों नहीं कहा। तो याद रखें ये जो बहुपद है जब हम इसे ग्राफ में बनाएंगे तो एक रेखा आएगी, एक रेखा बनेगी और इसीलिए इसका नाम रैखिक बहुपद पड़ा। लेकिन इस बहुपद की घात कितनी होती है, 1। ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण 7x
पी ऑफ एक्स 7x जमा 8, ये बहुपद का नाम है पी ऑफ एक्स। और यहां पर ध्यान से देखें, चर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? 1, यानी इसकी घात कितनी हुई? 1। और जिनकी घात 1 है वो कैसे बहुपद कहलाते हैं? रैखिक बहुपद। इसका मतलब एक बात आपको याद रखनी है, रैखिक बहुपद में सिर्फ x वाला पद हो सकता है, या ज्यादा से ज्यादा हमारे पास स्थिरांक, जब अकेला अंक आए तो उसे बोलते हैं स्थिरांक। 2 प्रकार के पद मिलेंगे, यानी चर वाला सिर्फ एक ही पद मिलेगा, और वो भी x, एक चर होगा जिसकी शक्ति 1 होगी। चर t भी हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं, g ऑफ t 3t। यहां ध्यान करें, चर की शक्ति सबसे बड़ी कितनी है? 1। इसका मतलब इस बहुपद की घात कितनी हुई? 1। और इसीलिए कौन सा बहुपद कहलाएगा? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद में सबसे जरूरी बात, उसमें चर वाला पद जरूर होगा जिसकी शक्ति 1 होगी। ये देखिए, x की शक्ति 1, t की शक्ति 1, और कोई चर वाला पद नहीं मिलेगा आपको। अब चलते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है, जिस बहुपद की घात 2 है वो द्विघात बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 है। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। वैसे आप बच्चे एक बात समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन से चर वाले पद होंगे। अगर आप सोच रहे हैं x की शक्ति 2 वाला, x वाला भी हो सकता है, लेकिन x की शक्ति 2 से बड़ी शक्ति वाला पद आपको नहीं मिलेगा। उदाहरण लेते हैं, क्यू ऑफ x, ये मैंने बहुपद का नाम लिया, क्यू उसका नाम, और इसमें चर का काम कौन कर रहा है? x। 2x की 2 जमा 4x जमा 5। चर बहुपद की घात 2, घात, फिर ध्यान करें, चर की सबसे बड़ी शक्ति 2 है, इसलिए इस बहुपद की घात कितनी है? 2, और इसीलिए इसको क्या कहा गया? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में सबसे जरूरी बात यह है कि उसमें x की शक्ति 2 वाला पद जरूर होगा, उससे बड़ा शक्ति वाला पद नहीं मिलेगा। हाँ, उससे छोटी शक्ति वाला पद हो सकता है, x की शक्ति 1 हो सकता है, x की शक्ति 0 भी हो सकता है, वाला पद भी हो सकता है, लेकिन x की शक्ति 2 से बड़ी शक्ति वाला पद इसमें नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण लेते हैं, p ऑफ z, z की 2 जमा 9। देखिए, मैंने कहा था ना, द्विघात बहुपद में शक्ति 2 वाला चर वाला पद जरूर होगा, उससे बड़े शक्ति वाला पद तो हो ही नहीं सकता, उससे कम शक्ति वाला पद ना हो तो भी चलेगा, हो तो भी चलेगा। जैसे ऊपर तो था x की शक्ति 1 वाला, लेकिन यहां पर z की शक्ति 1 वाला पद नहीं है, तो कोई फर्क नहीं। लेकिन सबसे जरूरी बात, द्विघात बहुपद में चर की शक्ति 2 वाला पद जरूर होना चाहिए। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद पे। त्रिघात बहुपद क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसकी घात 3 है। उदाहरण, अब तक आपको यह समझ आ गई होगी और आप उदाहरण बना सकते हैं। p ऑफ x, x की शक्ति 3 जमा 4x की शक्ति 2 जमा 3। यहां पर चर की सबसे बड़ी शक्ति कितनी है? 3, यानी इस बहुपद की घात कितनी हुई? 3, और जिस बहुपद की घात 3 हो वो त्रिघात बहुपद कहलाता है। यहां पर फिर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि त्रिघात बहुपद में
x की शक्ति 3 वाला पद जरूर होगा, उससे बड़ी शक्ति वाला पद नहीं हो सकता, उससे छोटी शक्ति वाला पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एक उदाहरण और देता हूं, p ऑफ t 9t की शक्ति 3। देखिए त्रिघात बहुपद में शक्ति 3 वाला पद होना जरूरी है, उससे बड़ी शक्ति वाला पद तो हो ही नहीं सकता, उससे छोटी शक्ति वाला पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जरूरी बात यह है कि शक्ति 3 वाला पद त्रिघात बहुपद में होना ही चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि रैखिक बहुपद जिसकी घात 1 है, यानी x वाला पद मिलेगा, उससे बड़ी शक्ति वाला पद नहीं मिलेगा। द्विघात बहुपद जिस बहुपद की घात 2 है, मतलब x की शक्ति 2 वाला चर वाला पद मिलेगा, उससे बड़ी शक्ति वाला पद नहीं होगा। त्रिघात बहुपद जिसकी घात 3 है, चर की शक्ति 3 वाला पद जरूर होगा, उससे बड़ी शक्ति वाला पद तो हो ही नहीं सकता, उससे छोटी शक्ति वाला पद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें एक बात और ध्यान देने की जरूरत है, ऐसा कोई निश्चित नहीं होता कि रैखिक बहुपद है तो उसमें 2 ही पद होंगे। जैसे यहां देखिए 1 2, एक पद भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, यहां 3 पद ही होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि द्विघात बहुपद है तो शक्ति 2 वाला चर वाला पद होना चाहिए, पद कितने भी हो सकते हैं। ऐसी त्रिघात बहुपद में शक्ति 3 वाला चर वाला पद होना जरूरी है, पद कितने भी हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके सिलेबस में फिलहाल ये 3 प्रकार के बहुपद हैं और आप तीनों प्रकार के बहुपद का इस्तेमाल आप इसमें करेंगे। अब आगे चलते हैं बहुपद के हल। बहुपद का हल क्या होता है और उसे कैसे निकालते हैं। बहुपद का हल, इसका क्या मतलब है? चलिए मैं एक बहुपद लिखता हूं, p ऑफ x बराबर x जमा 5। आप में से बहुत से बच्चों को ये मालूम चल चुका होगा कि ये कौन सा बहुपद है। हमारे पास 3 प्रकार के बहुपद हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। कौन सा बहुपद है? अगर आप सोच रहे हैं ये रैखिक बहुपद है तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि x की शक्ति 1, चर की सबसे बड़ी शक्ति 1, यानी इसकी घात 1 है और जिसकी घात 1 है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। अब इस बहुपद के हल का क्या मतलब है? बहुपद का हल कह लें या बहुपद के शून्यक भी बोलते हैं, इसमें शून्यक। मैं इसको थोड़ा सा इसमें बदलाव करता हूं, मैं x जमा 5 की जगह x माइनस 5 लेता हूं, आपको समझने में और आसानी होगी। अभी भी ये रैखिक बहुपद है। इसके हल का मतलब है, यहां इस बहुपद में बच्चों चर का काम कौन कर रहा है? x। चर मैंने आपको बताया था, आमतौर पे अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग चर को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन आप एक बात और समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कोई अज्ञात राशि है, अज्ञात राशि मतलब जिसका मान हमें मालूम नहीं है, जैसे x का मान मालूम है क्या? आपको मालूम है क्या x की जगह हमें क्या रखना है या क्या रख सकते हैं? x के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, x हमारे लिए अज्ञात राशि है, इसीलिए भी ये एक चर का काम कर रही है। ये चर है, इसका मान अज्ञात है। तो अब मैं x का ऐसा मान रखूंगा कि इसको हल करने पर ये सारा शून्य बन जाए। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं x की जगह मैं क्या रखूंगा? 5 माइनस और 5 ऐसे कैसा? 5 माइनस 5 क्या आया? 0 0। ये p ऑफ x की जगह बन गया p ऑफ 5, क्योंकि x की जगह अब हमने 5 रखा है। p ऑफ 5 कितना है? 0। इसे समझें, बहुपद का मान कितना हो गया? ये सारा बहुपद कितना बन गया? 0। क्या रखने पर बना? x का मान 5 रखने पर बहुपद 0 हो गया। इसीलिए 5 इस बहुपद का क्या है? हल है।
शून्यक है। यहां पर हम लेंगे x बराबर 5 बहुपद यानी p ऑफ x बराबर x माइनस 5 का शून्यक है या हल है। अब अगला प्रश्न, क्या आपके पास और भी कोई संख्या है जिसे रखने पर x की जगह रखने पर ये सारा बहुपद का मान शून्य हो जाए? तो ध्यान में आएगा नहीं। और यहां से एक नियम और पता चलता है। क्या नियम? ये रैखिक बहुपद है, मतलब इसकी घात 1 है। जिस बहुपद की जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्यक होते हैं या हल होते हैं। इसकी घात 1 है, इसीलिए इसका एक ही शून्यक होगा, मतलब एक ही ऐसा x का मान होगा जिसे रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा, बहुपद सारा शून्य बन जाएगा। रैखिक बहुपद याद रखें, रैखिक बहुपद की घात 1 है, इसीलिए इसका हल भी 1 होगा। x का सिर्फ एक ही मान होगा, या कहें आपके पास इस बहुपद का एक ही शून्यक होगा। इसका मतलब अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके कितने शून्यक होंगे? उसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद उसके कितने शून्यक होंगे? 3 होंगे। तो ये बात आप बच्चों ने अच्छे से समझ लेनी है। रैखिक बहुपद के हल केवल एक है, का हल केवल एक है। द्विघात बहुपद के केवल 2 हल होते हैं। और ऐसे ही त्रिघात बहुपद के कितने हल होंगे? 3 हल होंगे। तो बच्चों बहुपद का हल क्या होता है और बहुपद के कितने हल होते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। हल का मतलब होता है उसमें चर का ऐसा मान रखना जिससे वो बहुपद शून्य बन जाए, उसका मान शून्य आए, और ये निर्भर करता है उसकी घात पर। रैखिक बहुपद की घात 1 है तो इसका मतलब उसका केवल एक हल होगा। द्विघात बहुपद की 2 घात है, इसीलिए उसके 2 हल होंगे, या कहें 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद के 3 हल होंगे क्योंकि उसकी घात 3 है, या कहें 3 शून्यक होते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।